अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ विद TNN में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान सुनहरा। नाज़रीन, आज हम सेहत के हवाले से बात करने वाले हैं कि सेहत है तो ज़िंदगी है, सेहत है तो ज़िंदगी के रंग है, ज़िंदगी का मज़ा है। आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, अपनी मंजिलों तक पहुंच सकते हैं। सेहत ना हो तो इंसान बहुत सी चीज़ों से महरूम रह जाता है, अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीउल्लाह साहब, जिनसे हम बात करने वाले हैं गुर्दे और मसाने के मसाइल के ऊपर। क्या वजूहात है जिनकी बिना पे ये मसाइल होते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो आइए चले डॉक्टर साहब से बात करते हैं। पहले तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत खुश आमदीद TNN न्यूज़ स्टूडियो में, आपने अपना वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रगुज़ार हूँ TNN न्यूज़ नेटवर्क का कि मुझे बोलने के लिए दावत दी, और एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो मेरे ख्याल में लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इंशाअल्लाह। जी, तो डॉक्टर साहब आप हमारे नाज़रीन को बताएं अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। जी, मैं MBBS किया था निश्तर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी से, निश्तर मेडिकल कॉलेज से 2007 में, और उसके बाद फिर मैं हायर एजुकेशन के लिए शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर शिफ्ट हो गया था। वहाँ से मैंने FCPS नेफ्रोलॉजी किया और कुछ अर्सा मैंने निश्तर में फ्राई सर अंजाम दिए थे, और अब आजकल मैं जो हूँ DHQ टीचिंग हॉस्पिटल सहीवाल में हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी हूँ। और यहाँ पे जो हमारा डिपार्टमेंट है डायलिसिस का, किडनी डिजीज़ का, उसको मैं लीड कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें आज बताएं कि गुर्दे की बीमारी के क्या अलामात होते हैं, किस तरह हमें पता लग सकता है कि इस इंसान को गुर्दे की बीमारी है। पहली बात तो ये है कि गुर्दे की बीमारी पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक अंदाज़े के मुताबिक 17 मिलियन पेशेंट्स हैं जो इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनको गुर्दे की बीमारी है। अगर आप वर्ल्ड वाइड देख लें तो 270 मिलियन पेशेंट्स हैं पूरी दुनिया में जिनके गुर्दे किसी न किसी स्टेज पे ख़राब हो चुके हैं, या वो पेशेंट जो एडवांस स्टेजेस में जाके उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन करा चुके हैं। तो जहाँ तक बात है गुर्दे के बीमारी और उसकी अलामात क्या होती हैं, तो उसकी अलामात काफ़ी टिपिकल सी होती हैं। किसी भी पेशेंट में आप कुछ देख सकते हैं इस तरह से, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसको गुर्दे की बीमारी हो सकती है। जो सबसे बड़ी अलामत जो शुरू में ज़हर होती है, वो सबसे पहले होता है कि पेशेंट को स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। स्वेलिंग मीन के उसके पाँव पे सोजिश पड़ जाती है, उसकी आंखों पे सोजिश पड़ जाती है, और वो सोजिश ऐसा ऐसा बढ़ती ही जाती है। वो सिर्फ पाँव तक महदूद नहीं होती, वो आंखों तक महदूद नहीं होती, इवन कि वो एडवांस स्टेजेस में ऐसा हो जाता है कि उसके पेट पे स्वेलिंग आ जाती है, उसके लंग्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग इतनी बढ़ जाती है बाज़ कंडीशंस में कि मरीज़ को चलते हुए सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और रात को लेटने में बहुत दिक्कत होती है। जो ही रात को वो लेटते हैं तो फिर उनका सांस बंद होना शुरू हो जाता है, तो नींद बहुत डिस्टर्ब होती है इस तरह के पेशेंट्स की। तो एक तो ये है कि आप फर्स्ट लाइन पे आपको नज़र आएगा कि जी सोजिश शुरू हो गई है, और मोस्टली जो ये होते हैं पहले पाँव पे शुरू होती है। दूसरी अलामत ये हो सकती है कि मरीज़ की भूख ख़त्म हो जाती है। भूख से आप ये कह सकते हैं कि उसका जो निज़ाम इंतज़ाम है वो मुतासर हो जाता है गुर्दे की बीमारी की वजह से, और उसमें ये होता है कि वक्त के साथ साथ ये होता है कि उसको मतली की शिकायत होती है, उसको उल्टी की शिकायत होती है, या फिर उसको भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, या ये भी होता है मरीज़ अक्सर हमें आके बताते होते हैं कि जी हम कुछ भी लेते हैं फ़ौरी उल्टी आना शुरू हो जाती है। और इसके साथ ये भी हो सकता है कि मरीज़ को बाज़ कंडीशंस में ये होता है कि मोशन स्टार्ट्स हो जाते हैं, या फिर उसको कब्ज़ की शिकायत भी हो जाती है। तो ये सारी अलामत जो भी हैं ये गुर्दे की बीमारी के साथ इसका ताल्लुक़ है। इसके अलावा जो बाकी अलामत हैं जिससे हमें आइडिया हो सकता है कि ये गुर्दे की बीमारी में हो सकती हैं, उसमें ये है कि नींद बहुत मुतासर हो जाती है पेशेंट की। नींद का बहुत ज़्यादा मसला होता है। शुरू में उसको नींद नहीं आती, और बाद में फिर जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो बाज़ कंडीशंस ऐसी भी आती हैं कि वो मरीज़ गनूदगी में जाना शुरू कर देते हैं, या उनको झटके लगना शुरू हो जाते हैं,
और भी CNS लाइक उसके प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, यादाश्त उसकी ख़त्म हो सकती है, या जिसको आप ये कह सकते हैं कि बहकी बहकी बातें हो सकती हैं। मतलब ये मैं आपको ये जो समझा रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ एडवांस स्टेजेस ऑफ CKD, जब गुर्दे की बीमारी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, तो उसमें फिर ये अलामत CNS रिलेटेड जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है, दिमाग है, उसके साथ ताल्लुक़ होता है इन चीज़ों का। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्या वजूहत है कि इसकी इतनी तादाद है और किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? गुर्दे के फेल होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जैसे कि पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान भी दुनिया का एक हिस्सा है, तो इसमें यह है कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी नंबर 1 काज जो है दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर की बीमारी, और इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। 27 मिलियन तक पेशेंट्स जो हैं पाकिस्तान में दैट इज़ दे आर सफरिंग फ्राम डायबिटीज़। तो नंबर 1 काज जो है दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं गुर्दे फेल होने की। उसमें ब्लड प्रेशर है, बाज़ लोगों को बचपन से ब्लड प्रेशर का मसला होता है, और ब्लड प्रेशर की वजह से क्या उनके गुर्दे मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, और एट दी एंड ये भी होता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे का साइज़ भी कम हो जाता होता है। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा स्टोन डिजीज़ है जिसको हम गुर्दे की पथरी बोलते हैं, उसमें भी गुर्दे फेल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस के गुर्दे की खुद से अंदर से, जिस्म के अंदर से केमिकल्स की वजह से कह सकते हैं, या कोई वायरल इन्फेक्शंस की वजह से कह सकते हैं, या फिर इनहेरिटेड डिजीज़ होते हैं, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस होता है। वो गुर्दे की बीमारी जिस्म के अंदर से स्टार्ट होती है और फिर वो प्रोग्रेस करती है, टाइम के साथ ही बढ़ती जाती है, और एट द एंड ये हो सकता है कि जो ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस है उसके साथ गुर्दे फेल हो जाए और पेशेंट एडवांस स्टेजेस ऑफ CKD में चला जाए। तो अभी आपने जैसे बताया कि इसका मेन कॉज डायबिटीज़ है, तो ज़रा डायबिटीज़ के पेशेंट्स के बारे में बताएं कि उनको किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, जिनको गुर्दे की बीमारी हो या जिनको हो सकती हो, क्या उनको पहले स्टेप्स लेने चाहिए अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए? देखिए जी, जो डायबिटिक्स होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, उनमें जो गुर्दे की बीमारी है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है अगर उनका कंट्रोल अच्छा नहीं है, डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा नहीं है, उनका जो फास्टिंग लेवल है वो बेहतर नहीं है, उनका जो रैंडम ग्लूकोज लेवल है वो बेहतर कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल है, या फिर उनका HbA1c मोर देन 7 पे और वो विद इन कंट्रोल नहीं है, तो उनमें मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं कि उनको गुर्दे का मर्ज़ लाहक हो जाए। तो अगर खुदा न खास्ता डायबिटिक पेशेंट है और उसको गुर्दे की बीमारी शुरू हो जाती है, तो वो सबसे पहले उसके स्टेप वाइज उसके जो है कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ के, उसमें सबसे पहले गुर्दे से प्रोटीन खारिज होती है जिसको एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं, जिसको प्रोटीन भी बोलते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स जो डायबिटिक्स में होता है, नेचुरल हिस्ट्री अगर उसकी देखी जाए तो उसमें क्या होता है, गुर्दे से प्रोटीन खारिज होना शुरू हो जाती है। प्रोटीन के साथ फिर मैंने जैसे आपसे बात की है कि स्वेलिंग ऑफ बॉडी हो जाती है, उस जिस्म पे सोजिश पड़ जाती है उनको। प्रोटीन के साथ फिर ये होता है कि ब्लड प्रेशर उनका बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी डायबिटीज़ में बढ़ जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ये होता है कि उनका जो यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने बात की है कि अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो उसको क्या एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहली एहतियात तो ये है कि उसको शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा रखना चाहिए, जैसे उसका HbA1c नॉर्मल लिमिट में होना चाहिए, उसका जो फास्टिंग लेवल है वो नॉर्मल लिमिट में होना चाहिए, उसका रैंडम ग्लूकोज है वो विद इन नॉर्मल लिमिट्स होना चाहिए, और फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी डायबिटिक्स में हम एडवाइस करते हैं, लाइक उसको जो सिगरेट नोशी है वो तर्क करनी चाहिए, उसके जो इनटेक है, कार्बोहाइड्रेट है, डाइट जो है वो कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए, और फिर डेली एक्सरसाइज हम रिकमेंड करते हैं, 30 मिनट्स उसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, ताकि फिर ये जो शुगर का एक तो इससे कंट्रोल अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, और ओवरऑल फिटनेस भी पेशेंट की अच्छी होगी। और अगर शुगर का कंट्रोल अच्छा हो गया तो फिर क्या होता है कि जो वन ऑफ द मेजर स्टेप है टुवर्ड्स प्रिवेंशन ऑफ किडनी डिजीज़ वो है टाइट कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर। तो हमें
शुगर के पेशेंट के लिए ये होना चाहिए कि इनका शुगर लेवल कंट्रोल हो और HbA1c विद इन नॉर्मल, दैट इज़ 6 to 7 जो होता है उससे नीचे होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो अभी आपने जैसे बताया कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी ये मसला है, तो उनके बारे में बताएं कि वो किस तरह इससे एहतियात कर सकते हैं, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस अपने लिए ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर गुर्दे को या तो डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है या फिर ये हो सकता है कि ब्लड प्रेशर गुर्दे की बीमारी शुरू हुई है और उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर हुआ है। मोस्टली जो हम देखते होते हैं किडनी डिजीज़ स्टार्ट हो चुकी होती है और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को पहले से ब्लड प्रेशर है और उसको अगर उसका कंट्रोल अच्छा नहीं है ब्लड प्रेशर का, तो फिर क्या होता है कि गुर्दे पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, उसके नेफ्रॉन डैमेज होते हैं और फिर क्या होता है कि वर्सनिंग ऑफ CKD जिसको बोल सकते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल लिमिट नहीं है तो उसमें क्या होता है कि जो CKD का पेशेंट है जिसको ऑलरेडी गुर्दे का मर्ज हो चुका है तो उसमें रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ होती है। मीन्स उसकी जो किडनी डिजीज़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती होती है। तो हमारे टारगेट्स डिफरेंट होते हैं। अगर कोई पेशेंट है फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ का है और उसको गुर्दे का भी मसला है तो उसमें 130-80 एक रूटीन की लेवल रख सकते हैं हम, 140-80 भी रख सकते होते हैं। तो ये डिफरेंट मेडिकेशंस हम यूज़ करते होते हैं। तो क्या गुर्दा फेलियर के चांसेस भी हो जाते हैं? जी, जैसे मैंने बताया आपको कि गुर्दा फेलियर हो सकता है ड्यू टू अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ये डैमेज हो सकते हैं। इससे गुर्दे अगर ब्लड प्रेशर 180-190 की रेंज में और ये कंटिन्यूस है तो इसमें ये हो सकता है कि उसके गुर्दे पे असरात हो सकते हैं और उसका यूरिया और क्रेटिनिन उसके साथ बढ़ सकता होता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं डायलिसिस के बारे में कि डायलिसिस क्या होता है, इसकी क्या कितनी अक़साम है और ये करवाना भी चाहिए कि नहीं या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? देखें, डायलिसिस की अक़साम हमारे पास जो अवेलेबल इन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड वाइड है, 2 किस्में हैं। एक को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं एंड सेकंड इज़ कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। आपने सुना होगा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक हलचल सी मची थी कि पाकिस्तान ने पहली ब्लडलेस डायलिसिस मशीन बना ली है। वो बेसिकली क्या है कि पेरिटोनियल डायलिसिस की मशीन होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि मरीज़ के पेट में ही हम एक कैथेटर पास करते होते हैं और एक टिपिकल सा फ्लूइड होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर द पेरिटोनियल डायलिसिस, वो हम पेट के अंदर डालते होते हैं और फिर निकाल देते होते हैं उसको। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है पेरिटोनियल डायलिसिस का, जिसमें बॉडी में फ्लूइड दाखिल किया जाता है पेट के अंदर और वहाँ से फिर निकाला जाता होता है। और दूसरी टाइप आप बता रहे थे? दूसरी जो रूटीन में इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के अंदर, दैट इज़ हीमोडायलिसिस। मीन्स के जो हम जिसको कहते हैं गुर्दे वाश करवाएं या खून की सफाई भी बोलते होते हैं या फिर उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नेम्स हैं उसको, तो वो हीमोडायलिसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे पाकिस्तान में। उसमें ये होता है कि हम मरीज़ का जो होता है बेसिकली खून की सफाई की जाती है, क्योंकि जब भी आपका गुर्दा डैमेज होता है तो उसमें फासद मादे जो होते हैं बॉडी के अंदर बहुत बढ़ जाते हैं। मैं आपकी बात काट रही हूँ, माजिद के साथ ब्रेक का टाइम हुआ जा रहा है, तो नाज़रीन हम अभी आते हैं ब्रेक के बाद और डॉक्टर साहब से 2-4 और अहम बातें करेंगे। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नई तरक्की की, और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू,
Alhambra Block, Sahiwal Estate, and new project in Arifala, Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हमने ब्रेक से पहले कहा था कि हम डॉक्टर साहब से मज़ीद 2-4 और अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे। तो जी डॉक्टर साहब, पहले तो अभी हम डायलिसिस के ऊपर बात कर रहे थे, तो आप हमें बताएं, दूसरे टाइप ऑफ डायलिसिस के ऊपर बता रहे थे, तो काइंडली आप वहाँ से कंटिन्यू करें। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि डायलिसिस की 2 किस्में होती हैं। पहली वो CAPD होती है, दैट इज़ जो पानी के ज़रिए होता है। दूसरा जो होता है दैट इज़ हीमोडायलिसिस, जिसमें हम ये करते होते हैं कि मरीज़ के जो खून है उसकी सफाई करते हैं मशीन के साथ ही। तो एक साइड से मरीज़ के जिस्म से खून लिया जाता है, वो फ़िल्टर में से पास होता है। फ़िल्टर में जब पास हो जाता है तो वहाँ पे बेसिकली एक्सचेंज होता है। जो मरीज़ के खून के अंदर फासद मादे हैं वो फ़िल्टर में से गुज़र जाते हैं, वेस्ट में चले जाते हैं, और जो साफ़ प्योरीफाइड ब्लड होता है वो वापस बॉडी में चला जाता होता है। तो ये जो किस्म है ये इसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं, और पाकिस्तान में मोस्टली हीमोडायलिसिस यूज़ हो रही है इस टाइम। तो डॉक्टर साहब, किस स्टेज पे जाके डायलिसिस की ज़रूरत पेश आती है? डायलिसिस की कुछ ख़ास कह सकते हैं इंडिकेशंस होती हैं कि अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो फिर हम हीमोडायलिसिस करते होते हैं। इसमें बाज़ लोग कहते हैं कि जी यूरिया और क्रिएटिनिन को देखना है कि अगर क्रिएटिनिन बहुत बड़ा हुआ है, 6-7 पे है, तो डायलिसिस हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। डायलिसिस ख़ास लेवल पे जाके किया जाता होता है। उसमें मैं जैसे आपसे बात कर रहा था कि अलामात क्या हो सकती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पेशेंट को बेहोशी होना शुरू हो जाती है या उसको झटके लगना शुरू हो जाते हैं, एक ये इंडिकेशन है। या फिर किसी मरीज़ का ये होता है कि दिल की झिल्ली के गिर्द कोई जहरीला मादा इकट्ठा हो जाता है, और जो बहुत कॉमन है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में पेरिकार्डाइटिस, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं, उसमें भी हम डायलिसिस करते होते हैं। और अगर किसी पेशेंट की, जैसे हमने बात की थी, उल्टी है या उसका भूख का मसला है और वो सेट नहीं हो रहा और उसका यूरिया और क्रिएटिनिन भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, लाइक उसका क्रिएटिनिन 7+ है या 8 पे चला गया है, तो उस सूरत में भी हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती होती है। और बाकी CNS रिलेटेड इंडिकेशंस होती हैं। और डायलिसिस हम तब भी करते हैं कि अगर किसी मरीज़ के गुर्दे फेल होने की वजह से उसके जिस्म में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, या उसके फेफड़ों में पानी पड़ जाता है, या उसके टांगों पे बहुत ज़्यादा सोजिश है, और इवन उसके लिए सांस लेने में मसला हो रहा है, उसके सांस की दिक्कत हो रही है, या उसके बॉडी की ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही, तो उस सूरत में भी हम डायलिसिस एडवाइस करते होते हैं। तो ये टिपिकल से हमारी जो होती हैं इंडिकेशंस होती हैं डायलिसिस की, जिस पे हम जाके फैसला करते हैं कि इस मरीज़ को या मरीज़ा को डायलिसिस की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा सर, अक्सर डायलिसिस के ऊपर बहुत सारे मिथ्स भी बने हुए हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ टाइम आपके साथ चलता है, तो उसके बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा अवेयरनेस आप दें। क्या ये इससे वाकई ही है या ये मिथ है सिर्फ? देखें, इसमें डिपेंड करता है कि उसकी काज क्या है, कि गुर्दे फेल होने की वजह क्या है। जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें एक नेचुरल प्रोसेस चलता रहता है कि स्टेप वाइज उनका, जैसे CKD की स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 के बाद हम फिर डायलिसिस एडवाइस कर देते होते हैं विद सर्टन इंडिकेशंस। तो जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें कम चांसेस होते हैं कि उनमें रिकवरी हो जाए, डायलिसिस से बचत हो जाए,
कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि अगर वो 10 to 15 ईयर या 20 ईयर्स के बाद उनका रीनल फेलियर डायबिटिक्स के अंदर डेवलप होता है तो उनमें फिर जो रीनल रिकवरी है वो कम होती है। एक तो ये वजह है। बट कि अगर कोई पेशेंट है जिसका आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत किडनीज का इशू है और उसको अचानक कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसका गुर्दे का कोई इन्फेक्शन हुआ है या यूटीआई जिसको बोलते हैं वो है, या उसने कोई लोकल मेडिकेशंस ली हैं, या उसने कोई हकीम की दवाइयाँ ली हैं, या फिर क्या है कि पेन किलर्स लिए हैं, या फिर किसी भी कोई भी मेडिकेशन का रिएक्शन है जिसको हल्का फुल्का पहले से गुर्दे का मसला था और इन रिएक्शंस की वजह से क्या हो गया कि उसका गुर्दे की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उस कंडीशन में फिर हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती होती है। बट ये क्या होता है, ये जो कंडीशंस हैं इसमें रिकवरी के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। हम उसकी जो भी वजह होती है, लाइक उसका अगर यूरिन का इन्फेक्शन है, गुर्दे का इन्फेक्शन है, उसका इलाज करते हैं। अगर उसने पेन किलर्स लिए हैं तो पेन किलर्स ख़त्म कर देते हैं। अगर उसका कोई रेडियो कंट्रास्ट मटीरियल है उसने वो यूज़ किया है तो इसमें रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते होते हैं। ये पेशेंट्स कैटेगरी डिफरेंट है उनसे जो क्रॉनिकली चले आ रहे होते हैं। क्रॉनिकली मीन्स जो एज द स्टेप वाइज अपनी बीमारी को लेके चले आ रहे होते हैं और एट द एंड वो डायलिसिस पे पहुंच जाते हैं। बट जो दूसरी कैटेगरी है उसमें रिकवरी काफ़ी ज़्यादा होती है। मीनवाइल हमें उसकी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है उन पेशेंट्स में, एक दफ़ा कर लें, 2 दफ़ा या 4 दफ़ा कर लें, हो सकता है। बट इनमें मोर देन 90% चांसेस होते हैं कि ये पेशेंट रिकवर कर जाते होते हैं। या आपने सुना होगा किसी भी पेशेंट को लूज स्टूल्स हुए, मोशन लगे हैं, उससे क्या हो गया, गुर्दा उनका बैठ गया, तो उनमें भी फिर रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये तो डायलिसिस हो गया, किडनी ट्रांसप्लांटेशन का क्या प्रोसेस है, क्या मसाइल उसमें पेश आते हैं, इस पर भी ज़रा बता दें। देखें, अगर किसी पेशेंट के उसके गुर्दे बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, मीन्स के उसको इवन के सीकेडी स्टेज 5 बोल सकते हैं और डायलिसिस की ज़रूरत पड़ गई है पेशेंट को। जब सीकेडी स्टेज 5 दैट इज़ लास्ट स्टेज ऑफ रीनल फेलियर, वहाँ पे पेशेंट पहुँचता है तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। One is dialysis, either CAPD or hemodialysis. Second is kidney transplantation. जो किडनी ट्रांसप्लांट है दैट इज़ द बेस्ट रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। हम कहते हैं कि जो नया गुर्दा लगवाता है या किडनी ट्रांसप्लांट करवाता है ये सबसे बेस्ट है। ये डायलिसिस से भी बेस्ट है, ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है उससे भी अच्छा है। जो नंबर 1 रिप्लेसमेंट थेरेपी है दैट इज़ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन हम एडवाइस करते होते हैं पेशेंट्स को। अच्छा, तो इसमें ये भी बताएं कि जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन हम लोग एक प्रोसेस है, उसमें जो डोनर होता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? फैमिली मेम्बर होना चाहिए, सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है उसमें, क्योंकि आजकल रेगुलेटरी अथॉरिटी है होता है पंजाब में, तो उसकी सर्टन रिक्वायरमेंट है। पेशेंट्स जिसने लेना है उसकी भी रिक्वायरमेंट है और जो डोनर है उसकी भी रिक्वायरमेंट है। डोनर का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि फैमिली मेम्बर होना चाहिए। फैमिली मेम्बर्स मीन ब्लड रिलेशन उसका होना चाहिए। उसमें भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, उसके फादर हो सकते हैं, उनकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर्स हो सकती हैं, वाइफ हो सकती है, या फिर उनके बच्चे हो सकते हैं। तो ये जो फैमिली ट्री मैंने ज़िक्र किया है ये नंबर 1 प्रायोरिटी होती है। और अगर इनमें फैमिली ट्री में मतलब उसके भाई बहन, वालिद वालदा या बीवी में से कोई उसका डोनर नहीं है तो फिर आप फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो होते हैं लाइक उसके कज़न्स हैं, उसकी आंटी हैं, फुप्पो हैं, आप उनका भी गुर्दा डोनेट किया जा सकता है पेशेंट्स के लिए। अच्छा, तो ये डायलिसिस से बेहतर है या किडनी ट्रांसप्लांट? जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो डायलिसिस से बेहतर है। उसमें ये होता है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्या होता है कि मरीज़ को डायलिसिस से छुटकारा मिल जाता होता है और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बेहतर हो जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आल्दो ये भी होता है कि ट्रांसप्लांट के बाद उसको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, बट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो जाती है। उसको डायलिसिस से छुटकारा मिल जाता है, उसकी नींद बेहतर हो जाती है, उसकी भूख बेहतर हो जाती है, उसका आज़ादी जो है कि डायलिसिस के बगैर आपने जीना है
वो उसको मिल जाती होती है। तो जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर्ड विद द डायलिसिस। तो इसमें कितना चांस होता है किडनी फेलियर का किडनी ट्रांसप्लांटेशन में? अब फेलियर के चांसेस आजकल बहुत ही कम है, क्योंकि बिफोर ट्रांसप्लांटेशन ये होता है कि डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन जिनको टेस्ट बोलते हैं वो किए जाते हैं। जिसने गुर्दा लेना है उसको हम रेसिपिएंट बोलते हैं, जिसने गुर्दा देना है उसको डोनर कहते हैं। तो डोनर और रेसिपिएंट के जो डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस जिनको लैब टेस्ट बोलते हैं वो पहले किए जाते हैं कि दोनों फिट हैं वो रिसीव करने के लिए। मरीज़ जो है उसको गुर्दा लगे तो वो इस काम के लिए फ़िट है, या फिर जो डोनेट कर रहा है क्या वो आफ्टर डोनेशन उसका जो एक गुर्दा बचेगा क्या उसके लिए कंपैटिबल है कि उसकी लाइफ के लिए उसके मसले मसाइल ना बने। तो बेसिकली इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, एक प्रॉपर उसका सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। फिर उसके बाद कमेटी बैठती है, कमेटी डिसाइड करती है कि कोई बंदा गुर्दा दे सकता है या नहीं दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर किसी पेशेंट को शुगर है तो वो गुर्दा नहीं दे सकता। अगर ब्लड प्रेशर का शिकार है और उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो वो गुर्दा नहीं दे सकता। पथरियों का बहुत ज़्यादा मसला है, उसको गुर्दा नहीं दे सकता। और जो मेजर रुकावट पैदा होती है आजकल दैट इज़ ब्लड ग्रुपिंग। आल्दो इसके लिए भी एडवांसेस हो चुकी हैं, एडवांस लेवल पे आप डिफरेंट प्रोसीजर्स करते हैं जिसमें डोनर का ब्लड ग्रुप आप ख़त्म कर देते हैं, तो उसके साथ हो सकता है। बट मेजॉरिटी में हम ये देखते होते हैं कि हम प्रेफर करते होते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप मिलता हो डोनर और रिसिपिएंट का। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने पथरी की बात की, तो गुर्दे में पथरी कैसे बनती है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कैसे बनती है, क्या अलामात आपके सामने या पेशेंट के सामने आती है कि उसको अंदाज़ा हो कि मेरे गुर्दे में पथरी हो गई है? गुर्दे की पथरी एक तो हम जिस रीजन में रहते हैं ये हम हार्ट ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, तो इसमें जो डिहाइड्रेशन के हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक तो वजह ये है कि डिहाइड्रेशन है हमारा, क्योंकि इन्वायरमेंट थोड़ा गर्म होता है। दूसरा ये होता है कि डिफरेंट केमिकल्स हैं जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं होते, बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। और वो केमिकल्स की अगर मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर तो फिर क्या होता है कि वो केमिकल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्मेशन शुरू हो जाती है किडनीज़ के अंदर। और बाद में ये होता है कि ये जो क्रिस्टल्स होती हैं ये फिर पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेती होती हैं। अच्छा, तो हम क्या जो है सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स ले सकते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए? देखें, इसमें ये होता है कि डिपेंड करता है कि गुर्दे की पथरी की टाइप क्या है, उसके मुताबिक ही आपने सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं। तो टाइप्स की बात कर लें तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक उसमें कैल्शियम स्टोन्स बन सकते हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बन सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स बन सकते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, सिस्टीन होते हैं। तो बेसिकली ये जो केमिकल्स के नेम मैंने आपको बताए हैं ये बॉडी के अंदर हैं और उनकी अगर क्वांटिटी बढ़ जाती है तो फिर वो पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते होते हैं। अगर जनरल प्रिकॉशंस की बात की जाए, कोई भी फॉर एग्जांपल पेशेंट, हमारी मेडिकल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि वंस स्टोन तो उसको सेकंड टाइम बनने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। एक दफ़ा अगर उसको स्टोन बन गया है तो बाद में भी उसके स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। अगर जनरल प्रिकॉशंस की बात कर ली जाए तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि 2 से 3 लीटर इनटेक ऑफ वाटर होनी चाहिए डेली, ताकि मैक्सिमम उसका यूरिन डाइल्यूट होके जाए और उसमें जो केमिकल्स हैं इकट्ठे होने के बजाय वो वॉश आउट होते रहें। एक तो ये है कि हम रिकमेंड करते हैं कि 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर इनटेक डेली होनी चाहिए। सेकंड पे आप क्या कह सकते हैं कि डिपेंड करता है कि स्टोन्स किसी भी पेशेंट का यूरिक एसिड क्या है। तो यूरिक एसिड स्टोन्स के लिए हमने मरीज़ को ये एडवाइस करना होता है कि ये जिन चीज़ों से यूरिक एसिड बढ़ता है, लाइक हमारा ये गोश्त है, बड़ा गोश्त हम बोलते हैं उसको, हम दालें कह सकते हैं, हम उसके जो राइस चावल का इस्तेमाल है वो उसको हम कंट्रोल में ला सकते होते हैं अगर किसी को यूरिक एसिड स्टोन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूरिक एसिड नहीं है और उसको स्टोन की टाइप कैल्शियम ऑक्सलेट है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ऐसा है जो पैदाइश से भी शुरू हो जाता है कि बच्चा पैदा होता है और उसको पता चलता है फैमिलीज़ को कि उसके गुर्दे में पथरी पड़ी है,
और उसकी एज अभी 2-3 साल नहीं होती और उसका ऑपरेट हो चुका होता है पथरी का, तो ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं ये कंजेनिटली भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपके जो जिगर है उसमें एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है और फिर क्या होता है कि बच्चे में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। ये बच्चे में भी हो सकते हैं और ये बड़ों में भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने देखा हो किसी बच्चे में स्टोन्स हैं और डॉक्टर्स ने उसको ऑपरेशन बोला है और उसकी एज अभी 2-4 साल है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। अच्छा, तो नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए उन्वान के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान जुनैरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।